Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on inner product space. इनर प्रोडक्ट स्पेस, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम दो वेक्टर्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका आंसर आपके पास स्केलर क्वांटिटी आती है। उसी तरीके से हमारे पास इनर प्रोडक्ट है कि जब भी हम दो वेक्टर्स को आपस में ऑपरेट करवाएंगे तो आपके पास कोई ना कोई फील्ड का एलिमेंट आएगा। तो इसमें हम लेट करते हैं कि वी बी एन लीनियर स्पेस। लीनियर स्पेस मीन वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ। इसमें जो एफ है वो आर भी हो सकता है और सी भी, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स भी फील्ड हो सकती है, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकती है। ए फंक्शन ए मैपिंग v cross v to f is said to be an inner product in v if for all x y z belongs to v and for all alpha belongs to f it satisfies the following axioms. नंबर 1, किसी भी वेक्टर का अगर हम उसी वेक्टर के साथ इनर लें तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आएगा। यानी या तो पॉजिटिव आ सकता है या तो वो 0 आएगा, यानी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि वेक्टर का जब हम उसी के साथ डॉट लेते हैं तो उसका हमेशा आंसर जो आता है वो उसके मॉड का स्क्वायर, मॉडुलस का उसका स्क्वायर होता है और वो हमेशा पॉजिटिव होता है। दूसरी कंडीशन है कि जब वेक्टर का उसी के साथ हम इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो अगर वो 0 है तो इफ़ एंड ओनली इफ़, इसका मतलब ये होगा कि वो वेक्टर खुद 0 होगा, अदरवाइज और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी है, जैसा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, x प्लस वाई का जब हम z के साथ इनर लेंगे तो x का z के साथ इनर अलग हो जाएगा, y का z के साथ इनर अलग हो जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी है कि अगर y का हम x के साथ इनर ले रहे हैं तो वो x का y के साथ इनर उसके बराबर होगा अगर x y रियल हैं, और अगर x y कम्प्लेक्स हैं तो y का जब x के साथ इनर लेंगे तो हम उसको जब इंटरचेंज करेंगे तो साथ हमें कॉन्जुगेट भी लेना पड़ेगा अगर x y की जो है एलिमेंट्स जो हैं अगर वो कम्प्लेक्स के हैं। इसी तरीके से पांचवी प्रॉपर्टी है अल्फ़ा एक्स व वाई। इसमें अल्फ़ा अगर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो अल्फ़ा बाहर आ जाएगा और एक्स वाई का इनर हो जाएगा। सिमिलरली अगर अल्फ़ा जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसी तरीके से अल्फ़ा जो है वो बाहर आ जाएगा और इनर जो है वो एक्स वाई का हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर एक अल्फ़ा x के साथ है और एक अल्फ़ा y के साथ है तो एक अल्फ़ा यहाँ से आएगा, एक अल्फ़ा यहाँ से आएगा, तो बाहर अल्फ़ा स्क्वायर एक्स वाई का इनर हो जाएगा। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ जिस वेक्टर स्पेस पर होल्ड होंगी तो हम उस स्पेस को कहेंगे कि वो आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है। तो द पेयर इज कॉल्ड एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। जैसा कि इसकी एक एग्जांपल है छोटी सी, कि अगर आप किसी भी वेक्टर का, ज़ीरो वेक्टर का अगर हम किसी भी वेक्टर के साथ अगर हम उसका इनर लेते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। तो सिंपल सा प्रूफ है, ये कोई ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, क्योंकि इसमें हम 0x इनर ले लेते हैं तो 0 को लिख सकते हैं 0 इंटू वाई, और उसमें से प्रॉपर्टी के मुताबिक 0 अल्फ़ा है तो हमने अल्फ़ा बाहर निकाल लिया, अंदर yx का इनर हो गया, तो 0 किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर भी 0 होता है। सिमिलरली आप x व 0 का इनर भी उसी तरीके से कैलकुलेट करें। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आपके पास v एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है ओवर द फील्ड f, तो आपने शो करना है कि x का अल्फ़ा y के साथ जब इनर लेंगे तो अल्फ़ा जब बाहर आएगा तो अल्फ़ा कॉन्जुगेट हो जाएगा, अंदर एक्स वाई का इनर हो जाएगा। तो हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं x अल्फ़ा y, तो ये इसको इंटरचेंज करें, अल्फ़ा y और x जब इनर लिखेंगे तो उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, तो अल्फ़ा का कॉन्जुगेट अलग हो जाएगा और वाई एक्स का कॉन्जुगेट अलग हो जाएगा। तो अल्फ़ा कॉन्जुगेट एज इट इज़, वाई एक्स कॉन्जुगेट को हम एक्स वाई का इनर लिख सकते हैं, तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जांपल है, लेट v be the inner product space over the field f, then show that अल्फ़ा x प्लस बीटा y z जो है वो बराबर है अल्फ़ा एक्स जेड का इनर अलग हो जाएगा प्लस बीटा वाई जेड का इनर अलग हो जाएगा, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। तो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई का जेड के साथ जब इनर लेंगे तो अल्फ़ा एक्स का जेड के साथ अलग इनर जो हो जाएगा और बीटा वाई का जेड के साथ अलग इनर हो जाएगा। तो यहाँ इनर की प्रॉपर्टी के मुताबिक अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, एक्स जेड का इनर हो जाएगा, बीटा बाहर आ जाएगा, वाई जेड का इनर हो जाएगा। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। इसी तरीके से आप इसका दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है कि आपके पास एक वेक्टर है x जिसके कंपोनेंट है x1 x2, y एक वेक्टर है जिसके कंपोनेंट y1 y2 है, और एक वेक्टर है जिसके कंपोनेंट z1 z2 है। और आपने शो ये करना है कि ये मैपिंग जो है डिफाइंड बाय, यानी उन्होंने फार्मूला नीचे डिफाइन करवा दिया है कि जब हम x का y के साथ इनर लेते हैं तो ये x1 y1 हो जाता है, माइनस x1 y2 हो जाता है, माइनस x2 y1 हो जाता है, प्लस 2x2 y2 हो जाएगा। यानी इस तरीके से डिफाइन किया है। तो वो कहते हैं ये आपने साबित करना है कि ये इनर प्रोडक्ट इन आर स्क्वायर है। तो यानी उसकी 5 प्रॉपर्टीज़ आपने यहाँ होल्ड करवानी है। तो पहली प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि पहली प्रॉपर्टी में हमने ये देखना है कि ये इसका आंसर हमेशा
पॉजिटिव आता है। तो जो है यानी एक्स वाई होता है तो एक्स एक्स आ गया, यानी जहाँ जहाँ वाई है, वाई के एलिमेंट है, वहाँ आपके पास एक्स के एलिमेंट आ जाएंगे। तो वाई वन की जगह एक्स वन आ जाएगा, वाई टू की जगह एक्स टू आ जाएगा। तो आपने यहाँ पुट किया तो ये बन गया एक्स वन यानी एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स टू एक्स वन प्लस टू एक्स टू का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं x1 माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर, क्योंकि ये इसमें क्योंकि दरमियान में माइनस भी आ गया है। तो अब हम नहीं बता सकते कि इसका टोटल आंसर पॉजिटिव है, तो उन्होंने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से x1 माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर लिख दिया, यानी ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का जब पॉजिटिव के अंदर ऐड करेंगे तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो पहली प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। इसी तरीके से जब दूसरी प्रॉपर्टी होल्ड करवाएंगे तो x का जब x के साथ इनर लेंगे तो उसका आंसर 0 हम रखेंगे। तो हमने साबित ये करना है कि x 0 है, तो उसी तरीके से x का x के साथ इनर हमें डिफाइन किया हुआ है, तो हम उसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे, वही कंप्लीटिंग स्क्वायर करके इसका सम जो है वो 0 के बराबर रखा। जब भी किसी दो क्वांटिटी का सम अगर 0 के बराबर है और दोनों के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब है वो दोनों टर्म्स अलग अलग 0 हो सकती हैं। तो x1 माइनस एक्स टू का स्क्वायर 0 हुआ तो x1 माइनस एक्स टू 0 हो गया और इधर से x2 0 हो गया। तो यहाँ से x1 x2 के बराबर है, x2 अगर 0 है तो x1 भी 0 है, तो इसका मतलब है कंप्लीट x वेक्टर 0 हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी इसी तरीके से हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करवा सकते हैं कि x प्लस वाई और z करेंगे तो x प्लस वाई पहला वेक्टर है तो x1 प्लस वाई वन z1 के साथ होगा, माइनस x1 प्लस वाई टू जो है वो आपके पास z2 के बराबर हो जाएगा, माइनस इसी तरह के x2 प्लस वाई वन जो है z1 मल्टीप्लाई प्लस 2x2 y2 z2 हो जाएगा। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे डिफाइन किया है उसी के मुताबिक आपने इसमें पुटिंग की है और इसमें इसको सिंप्लीफाई कर लें। यानी एक तरीका ये है कि हम इसकी लेफ्ट साइड अलग सॉल्व कर लेते हैं, फिर राइट साइड को अलग अलग कैलकुलेट करके दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल वही आएगा। इसी तरीके से चौथी प्रॉपर्टी एक्स वाई जो है आपको डिफाइन है, आपने एक्स वाई डेफिनेशन लिख दी, क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ इसके अंदर होल्ड होता है तो हमने इसको x1 y1 को y1 x1 लिख सकते हैं, x1 y2 को y2 x1 लिख सकते हैं, x2 y1 को y1 x2 लिख सकते हैं और इसी तरीके से इंटरचेंज करके लिखा। तो ये आपके पास yx बन गया। तो yx को हम लिख सकते हैं yx का कॉन्जुगेट, क्योंकि जो नंबर रियल होते हैं तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट इटसेल्फ के बराबर होता है। इसी तरीके से पांचवी प्रॉपर्टी आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये उसके 5 प्रॉपर्टीज अगर होल्ड हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि ये इनर प्रोडक्ट इन आर स्क्वायर है। इसी तरीके से जैसे हमने 2 कोऑर्डिनेट के साथ सॉल्व किया, इसी तरीके से आप इसको nth कोऑर्डिनेट के लिहाज से भी आप इसको इनर की प्रॉपर्टी जो है वो सॉल्व करवा लें। यानी ये आपको फंक्शन डिफाइन दिया हुआ है और आप ये इसी तरीके से पहली प्रॉपर्टी, फिर ये दूसरी और फिर तीसरी चौथी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करवा लें और आपके पास ये सब है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है नॉर्म ऑफ द वेक्टर। नॉर्म ऑफ द वेक्टर का मतलब है जैसे हम वेक्टर के अंदर किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, इसी तरीके से यहाँ हम इनर प्रोडक्ट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इनर प्रोडक्ट के अंदर जो वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं स्पेस के अंदर, इनर प्रोडक्ट स्पेस में, तो हम उसका जब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो हम उसको नॉर्म कहते हैं। तो नॉर्म ऑफ एन एलिमेंट एक्स ऑफ द इनर प्रोडक्ट स्पेस इज डिनोटेड बाय, क्योंकि उसके अंदर हम सिंगल मॉड के साथ डिनोट करते हैं, इसको यहाँ हम डबल मॉड के साथ इसको डिनोट करेंगे। एंड डिफाइंड एज, यानी वेक्टर का उसी के साथ डॉट जैसे हम लेते हैं और उसके मॉड का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर उससे कैंसिल तो मॉड आपके पास आ जाएगा। इसलिए एक्स नॉर्म जो होगा वो बराबर होगा एक्स का एक्स के साथ इनर और उसका स्क्वायर रूट। और अगर ये 1 आ जाए तो हम उस वेक्टर को कहते हैं कि वो यूनिट वेक्टर है, या उसको हम कहते हैं नॉर्मलाइज्ड वेक्टर आपके पास है ये। तो यूनिट वेक्टर किस तरीके से डिफाइंड होगा, तो हम उसको वेक्टर को उसकी नॉर्म पर डिवाइड कर देंगे तो वो उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो जैसा कि यहाँ उन्होंने एक वेक्टर दिया हुआ है, इसके कितने 4 कोऑर्डिनेट्स हैं और 4 में वेक्टर है, तो वो कहते हैं आपने क्या फाइंड करना है, इस वेक्टर का नॉर्म कैलकुलेट करना है। तो नॉर्म उसी तरीके से कैलकुलेट होगा कि इसी वेक्टर के साथ हम नॉर्म ले लेते हैं, यानी x1 x2 x3 x4 है, तो उसी के साथ जब इनर प्रोडक्ट लेंगे उसका, तो हमारे पास आएगा x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर और x4 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर और 1/6 का स्क्वायर। इस तरह इसको सिंप्लीफाई करें और आपके पास इस वेक्टर का नॉर्म कैलकुलेट हो जाएगा।